स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। गैस को लेकर देश भर में मचा है हाहाकार। दरअसल देश में गैस की जरूरत का 85% उत्तर सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर खाड़ी बंद हो है, जहां से हमारी सप्लाई का ज्यादा से ज्यादा गैस और तेल आ रहा था। इस वजह से एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो हम अब तक 27 देशों से पेट्रोलियम आयात कर रहे थे। युद्ध के मद्देनजर सरकार ने 40 देशों से तेल की सप्लाई को लेकर संपर्क साधा, लेकिन हालात रोज बिगड़ते ही जा रहे हैं। राजधानी रांची में कमर्शियल सिलेंडर दुगनी कीमत पर ब्लैक में मिल रहा है। कई जगहों से ऐसी सूचनाएं आ रही है कि लोग रात से घरेलू सिलेंडर के लिए कतार में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस तक नहीं मिल पा रहा है। ये नजारा है भोजपुर के पीरों का, जहां घरेलू गैस के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लंबी कतार में घंटों लगने के बावजूद गैस मिलने की गारंटी नहीं। उधर ऑनलाइन मैसेज न आने से उपभोक्ता और ज्यादा परेशान है, क्योंकि डीएसी यानी डिलीवरी एक्टिवेशन कोड नंबर बताए बगैर सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलती। कई लोग आपदा को अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी रांची में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर को लेकर मारामारी के बैच ब्लैकियर्स की बनाई है। होटल हॉटलिप्स के संचालक ने हमें रसीद दिखाई और बताया कि उन्हें 2 सिलेंडर के लिए 3200 की जगह 4800 रुपए चुकाने पड़े हैं। झारखंड फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नक्षत्र न्यूज को बताया कि व्यापारियों को हो रही परेशानी के संबंध में चेंबर खत लिखकर प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाएगा। एक वेल प्लान्ड वे से हम लोग ने अभी चिट्ठी भी हम लोग लिख रहे हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को। दिल्ली चिट्ठी भी जारी है कि इसका ये जो क्राइसिस है, जिससे व्यापार को काफ़ी अभी दिक्कत आ रही है, और कुछ शहरों और कुछ अन्य प्रदेशों में ऐसा भी सुनने में आया है कि कई रेस्टोरेंट्स लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, कई लोग को। तो हम लोग चाहेंगे कि इसके लिए एक बढ़िया जो है सरकार एक बढ़िया अपना प्लानिंग करे कि जिसके तहत आम उपभोक्ता को भी और व्यवसाय में जो जुड़े लोग हैं उनको भी कोई किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, भारत काफ़ी हद तक स्वावलंबी है। मुझे नहीं लगता ये किल्लत के लिए अभी कुछ पैनिक करने की आवश्यकता है। सारी चीज़ कंट्रोल में है, सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। और वैकल्पिक रूट देख रहे हैं। अगर ये नहीं होगा, जैसे जो होमिस लाइन है वो उसमें अगर प्रॉब्लम है तो और भी वैकल्पिक सोर्स हैं, उस पर देख सकते हैं। तो किसी भी सूरत में पैनिक नहीं करना चाहिए, और अगर पैनिक करेंगे तो लोग फिर गलत डिसीजन लेने पे आतुर हो जाएंगे। ये फिर जमाखोरी और होर्डिंग को प्रोत्साहित करेगा, जिसके हम लोग खिलाफ है। और हम यही करते हैं कि अपनी सरकार पर पूरा विश्वास रखिए और जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और अभी तो बिल्कुल ही पैनिक का सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है। 7 मार्च से 60 रुपए महंगा गैस मिलने से पहले ही आम लोग परेशान थे। अब जो गैस पहले आसानी से मिल रहा था, उसके लिए रात भर लाइन में लगना पड़ रहा है। गैस की किल्लत को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की समस्या हम लोगों को कुछ संज्ञान में है, लेकिन हमको लगता है कि निश्चित तौर पर ये गैस के जो समस्या है वो समाधान हो जाए। 1-2 दिन के अंदर हमारी जो बात हुई है, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 दिनों के अंदर समाधान दिखाई पड़ेगा। आने वाले दिनों में मैंने कहा कि देखिए, बहुत कष्ट होगा हिंदुस्तानियों को। हिंदू को भी कष्ट होगा, मुसलमानों को भी कष्ट होगा, सिख को भी कष्ट होगा। बंद कीजिए नाटक, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे, आपसे नहीं हो सकता। सर, विपक्ष जो है लोकसभा में आज एज ए आपदा मंत्री, एज ए खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री होने के नाते मैंने झारखंड के तमाम जो पेट्रोल के जो एजेंसी के जो हेड हैं, इंडियन ऑयल हैं, चाहे HP हो, और भी जितने रिलायंस के, सबसे मेरी वार्ता मैं करने जा रहा हूं। और मैंने मांग किया कि हमारे पास स्टॉक कितना है, कितने दिन तक हम सर्वाइव कर सकते हैं, कितने दिन तक हम इस नियमित रेट पर हम तेल दे सकते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी दें। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल, पेट्रोल, तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। भारत एलपीजी के लिए और साझेदारों की तलाश कर रहा है। अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे जैसे देशों में भारत को एलपीजी बेचने के लिए संपर्क किया है। पेट्रोलियम की कीमत फिलहाल $100 के करीब है। तेल कंपनियों का कहना है कि जब तक ये कीमत $130 के पार नहीं जाती,
तब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तय है कि हालात जल्द काबू में न आए तो गैस की तरह ही देश में पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो सकता है। देश में एलपीजी क्राइसिस के बाद कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। ये रोक अस्थायी तौर पर लगाई गई है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में क्या लोगों को आसानी से सिलेंडर्स मिल पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। एलपीजी सिलेंडर्स के क्राइसिस को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो 85 से 90% तक क्रूड ऑयल पर के लिए भारत को दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है। अगर कुछ साल पहले ले जाए तो निर्भरता सिर्फ मिडिल ईस्ट पर थी, जो एक बड़ी समस्या थी, और उसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार आई है तो दायरे को बढ़ाया गया। रशिया, अमेरिका, अफ्रीकी देशों से भी हम तेल के लिए रणनीति बना रहे हैं, रशिया से हम तेल खरीदते भी हैं। लेकिन वैश्विक संकट है, ये पूरा वर्ल्ड इससे जूझ रहा है, हर एक कंट्री से जूझ रही है। भारत इससे अछूता नहीं है। लेकिन भारत की अपनी क्या रणनीति है कि फौरी राहत हम अपने आवाम को, जनता को पहुंचा सके, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान स्टूडियो से हमारे साथ हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राज राव साहब हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है राज साहब आपका। अनीता जी हैं, अनीता यादव राजद की नेत्री हैं, बहुत स्वागत है अनीता जी आपका। और दीनदयाल बनवाल साहब है, बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है दीनदयाल जी आपका। दीनदयाल जी, वैश्विक संकट है, ये सब जानते हैं, लेकिन जैसा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और आप लोग कहते हैं भाई कि हर असंभव को संभव कर दिया जाता है, तो वो संभव होता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि एलपीजी की जो सूरत हाल हमने रिपोर्ट में आपको दिखाई है, हालांकि पेट्रोल डीजल पे अभी नहीं डाका पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से स्थितियाँ बदल रही, लग रहा है कि वहाँ भी सूरत हाल बिगड़ेंगी। क्या तैयारी है, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जिससे आवाम को राहत मिल सके? देखिए इब्राहिम जी, मैं जनता को डायरेक्ट आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चूँकि यह दिक्कत वैश्विक हुई है, अचानक हुई है, और इसका एक ऐसा पोजीशन आया है जिसमें कोई भी देश अभी बहुत कुछ कर नहीं पाएगा अपने आप में। परंतु आप जानते हैं, आपने ही कहा है और यह सही है कि 84.78% पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, और खरीदने के साथ साथ हमारा जो भी चीज़ है, लेकिन हमारे पास एक सबसे अच्छा मेरा वैकल्पिक व्यवस्था यह है कि हम करीब 6 देशों से यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदते हैं। दायरा बढ़ा है, पहले से दायरा मेरा बढ़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ईरान युद्ध के कारण और उसके कारण ईरान और इजराइल युद्ध के कारण अगर पेट्रोलियम की दिक्कत हो रही है तो हमारे पास 82%, मतलब टोटल खरीद का 82%, 18% थोड़ा प्रॉब्लम में आया है, बट 82% अभी हमारा निर्बाध आपूर्ति हो रही है। अब जो 18% है वो कैसे करके इसको भी फुलफिल किया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है। अभी सरकार के पास पूरा स्टॉक है, 60 दिन का करीब करीब स्टॉक है, जो कि आज अगर आप पड़ोसी राज्य और बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य से देखेंगे तो उससे कहीं ज़्यादा हमारा स्टॉक भी है और हमारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आपके माध्यम से सिर्फ जनता और इसके जो डीलर हैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, मैं आपका शब्द को अक्षरशः दोहराता हूं कि जब आपदा आती है तो आप अवसर नहीं ढूंढे, जनता को सही दाम पे सही चीज उपलब्ध कराएं और उसे जब भी जरूरत है तो उसे उपलब्ध कराएं, और उसे यह देखें कि जैसे पहले भी चलता था। आपको याद होगा कांग्रेस के समय जमाने में कि स्थितियां ये होती थी कि 30 दिन में 1 सिलेंडर मिलेगा या 45 दिन में 1 सिलेंडर मिलेगा, साल में 9 ही मिलेगा, साल में 6 मिलेगा। ऐसा एक राशनिंग व्यवस्था थी जो 14 सालों में यह व्यवस्था घटी है, खत्म हुआ है। जब भी लोगों को जरूरत है मिलता है। तो आज के समय में जैसे ही खाड़ी देश शुरू हुआ, अब जनता या डीलर को ऐसा लगने लगा कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जिसके पास 2 है वो और 2 रखना चाहता है घर में। लेकिन देखिए यह आग है, यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जितना कम अगर घर में रखा जाए, जितना कम फैक्ट्री में रखा जाए, उतनी कम दुर्घटना होगी, यह सबको पता है। परंतु जब ऐसा माहौल आता है
तो लोगों को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा रख लो, पता नहीं कल क्या होगा। मैं आपके माध्यम से संबोधित करना चाहता हूं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते डीलर ईमानदारी से काम करे, और जो ऐसे समय में काम नहीं करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हो सकता है उसका रद्द भी किया जाए लाइसेंस। ये जो नहीं, एक बात मेरा समाप्त होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। साथ ही साथ मैं सारी जनता से उम्मीद करता हूं कि आज के अवसर में आप ऐसा नहीं सोचें कि मिलेगा नहीं, हर समय मिलेगा। आपके पास अगर एक सिलेंडर पहले से है तो आप हड़बड़ाएं नहीं, आप थोड़ा बर्दाश्त करें, जब भी सप्लाई ठीक होगी। और कोई भी युद्ध परमानेंट नहीं होता है, चूंकि भारत शांति प्रिय देश है और हर समय मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर समय ये अपील किया है कि देश को, दुनिया को शांति से में ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप जनता आराम से रहें, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते उस स्टॉक को ऐसा नहीं करें कि 4 है तो और 2 रख लो, 1 है तो और 4 रख लो। क्योंकि अगर ऐसा होड़ मचेगा तो निश्चित तौर पे एक उसको कहा जाता है कि जबरदस्ती का एक शॉर्टेज बनाना, तो वो शॉर्टेज नहीं बनाया जाए। और दोनों को से मैं अपील करता हूं, और मैं आपको आज आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं कि पेट्रोल, डीजल या गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है, चूंकि हम लोग कई देशों से आयात करते हैं। चलिए, हम यही उम्मीद कर रहे थे आपसे इस जवाब का, आपसे अपील की उम्मीद नहीं कर रहे थे। अनीता जी, जो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, आपदा में अवसर का जो सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा है वो कोरोना काल में देखा कि लोग मर रहे थे, तब भी लोग दवा स्टॉक कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक कर रहे हैं, ज़रूरतमंद को नहीं दे रहे हैं, अपने लिए बचा कर रख रहे हैं, जबकि घर पे कोई बीमार नहीं। तो ऐसे मौके पर वो अपील करना कितना जायज़ होगा? क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार के पास कोई ठोस नीति है, या जो पहल की जा रही है वो काफ़ी है कि आने वाले दिनों में संकट भारत में ना हो? देखिए, अपील तो मैं भी करूंगी जनता से कि आप घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें, लेकिन इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर भी ध्यान देना होगा। और इस स्थिति में से उबारने के लिए जिम्मेदारी किसकी है कि ऐसा माहौल ना बने कि आपाधापी हो, जनता घबरा जाए कि आगे क्या होगा, या जो ब्लैक कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर वो नहीं इस जिम्मेदारी को नहीं उठा पा रहे हैं तो दोषी कौन है, ये भी सोचने की बात है। मैं कहूँगी कि अभी हमारे जो साथी हैं भाजपा के कह रहे थे भाई हमारे कि कांग्रेस के समय क्या था और अब क्या है, तो हम उनका ध्यान उस तरफ भी ले जाएंगे कि कांग्रेस के समय हम कच्चे तेल महंगा लेकर के भी और कम कीमत पे बेच रहे थे। आज स्थिति ये है, अभी से पहले, अब तो महंगा होगा, जो होगा कि कम दाम पे लेके हम महंगा बेच रहे थे। तो जनता से हम किस तरह से परेशान किए हैं और किस तरह से वसूला गया है, ये बात भी भूलना नहीं चाहिए। और जहां तक एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आज जो स्थिति देश में हुई है या जनता घबराई हुई है, उसके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। अगर ये अचानक से नियम नहीं बदलता, जैसा भाई हमारे कह रहे थे कि अब इजिली मिल रहा था, आखिर क्या कारण है कि आप रोक लगा दिए, पहले 15 दिन और 25 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा। आज ही कई जगह न्यूज चैनल पे चल रहा है कि हो सकता है कि बेंगलोर में रेस्टोरेंट बंद हो जाए, मुंबई में रेस्टोरेंट बंद हो जाए। तो अगर ये न्यूज गलत है तो उस पर आप रोक लगाइए, कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ भी न्यूज चल सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी झूठ बोला जा सकता है। तो अगर ये झूठ है तो उस पर रोक लगाइए, कुछ तो सच्चाई सामने आए। तो आप जनता को दोषी नहीं कह सकते कि आप आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये इस तरह का माहौल कौन बना रहा है, जिम्मेदार कौन है। और जहां तक हम अपने सरकार की बात कहें तो हमारी तो अच्छी चल रही थी, ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे थे तो हम पुतिन की तरफ थे, हमारा समझौता उनके साथ होता, पेट्रोलियम का पहले से तेल हम खरीदते रहते कम कीमत पे, तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उत्पन्न तो तब हुई कि जब रोक लगा दिया ट्रंप की, तुमको तेल नहीं लेना है, रसिया से नहीं लेना है, लेना तुमको वहीं से है जहां से हम बोलेंगे। और अब कह रहा है कि अब तुम जाओ, तुम ले लो तेल। तो एक तो हमारी प्रतिष्ठा जा रही है, भारत की साख गिर रही है। हम भले अब यहाँ पे कुछ गोदी मीडिया चिल्लाते रहे कि मोदी जी फोन करेंगे तो रूस और क्या कौन सा देश है, अभी नाम भूल रहा है, दोनों का युद्ध खत्म हो जाएगा, मोदी जी के
है यूक्रेन। मोदी जी फोन करेंगे तो इजराइल और ईरान का, इजराइल और गाजा का युद्ध बंद हो जाएगा। तो भाई फोन ही कर दीजिए ना। आपके एक फोन के चक्कर में तो यहाँ पूरा भारत परेशान है, और कहीं गैस का किल्लत है, कोई परेशान है कि होगा कि नहीं होगा, क्या स्थिति आएगी, है ना। हम लोग भी परेशान हैं कि कल को हम घर में खाना बना पाएंगे कि फिर लकड़ी चुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी बोले मन की बात खूब बोलते हैं, ऐसे समय में जब उनकी मन की बात हमें जाननी है तब चुप हो जाते हैं। दुख तब होता है कि जब ये बोल रहे थे कि भारत एक शांति प्रिय देश है। मैं भी मानती हूं भारत बहुत शांति प्रिय देश है, और हमारी नीति ही है कि हम युद्ध से बचना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि इस स्थिति में भी हमारे मोदी जी की तरफ से एक भी बयान नहीं आया कि अमेरिका गलत कर रहा है। आप ये कह के कि ईरान के नागरिकों की रक्षा के लिए उनके हित में युद्ध कर रहे हैं। कैसा युद्ध कर रहे हैं आप कि वहां के नागरिकों की जान ले रहे हैं आप? कहीं के राष्ट्राध्यक्ष को रात में उठा ले रहे हैं आप, और हम चुप बैठे हुए हैं। यह हमारी विदेश नीति नहीं थी। जब हम कमजोर थे, जब हमारे पास इतना साधन नहीं था, तब हम बुलंदी से बोल पाते थे। आज जब हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु होने के लायक हैं, हमारा डंका बज रहा है, तब ये हालत है कि जिस समय बोलना है, हमें विश्व में अपने देश का जो हमारा विचार है उसको रखना है, तब हम मौन हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण आज देश में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आज भी होना चाहिए था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते मोदी जी, सबसे वार्ता करते। ये जो स्थिति पैदा हुई है ये 1 मिनट में समाप्त हो जाती। जैसा कि आप नोटबंदी के समय आके कहते कि 50 दिन में काला धन नहीं वापस आया, देश की स्थिति नहीं सुधर जाएगी, तो मुझे जो न सो कर देना। वैसे ही आकर के आप बोलिए, एक प्रेस वार्ता रखिए। स्थिति आप खराब कर रहे हैं भारत की। चलिए राज साहब का रुक करते। राज साहब, जो अनीता जी ने कहा जो बात जहां वो अंत की वहीं से हम उठा रहे हैं, बहुत जायज़ बात है कि इस पर्टिकुलर वॉर में हम अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और उसके खिलाफ नहीं कर पा रहे हैं। ईरान ने बहुत सारे मौके ऐसे आए जब भारत को आउट ऑफ द वे जाके मदद किया। इन्फॉर्मेशन आपको याद होगा 2008-9 का आर्थिक मंदी से पूरी दुनिया जूझ रही थी। तब ईरान ने रुपए में तेल दे दिया था कि भाई आप रुपए में तेल लेकर चले जाओ हमारे पास से, और हमेशा हमारे संबंध ईरान से अच्छे रहे। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि हमारा स्टैंड क्लियर रहना चाहिए कि गलत को हम गलत ठहरा सकें, वो बोल सके? पहला सवाल आपसे ये है जो अनीता जी ने बात खत्म की वहां से उठाया। दूसरा, जो केंद्र की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, आप उसको कितना कारगर मानते हैं? देखिए, एक प्रधानमंत्री हमने कांग्रेस का देखा था, श्रीमती इंदिरा गांधी का। उन्होंने स्टैंड लिया था और बोला था उन्होंने अपने बयान में कि मैं जो भी डिसीजन होगा राष्ट्र हित में लेंगे, किसी के दबाव में या किसी के देश के दबाव में वो नहीं चलेंगी। आज आप देखिए किस तरह ट्रम्प के दबाव पे हमारी विदेश नीति ठप पड़ गई है। ये पहला प्रधानमंत्री है पूरे देश में कि जिन्होंने महंगाई का बम फोड़ दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी सिलेंडर की महंगाई की जगह खुद को सिलेंडर कर दिए हैं। आप देखिए कि इनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त एलपीजी है, हमारे पास डीजल है, पेट्रोल है, फिर ये महंगाई क्यों? एस्मा जैसे कानून को लागू करने से ये समझ में, हमें आम आदमी को भी समझ में आता है कि आज देश क्राइसिस में है, कि कोई व्यक्ति विरोध नहीं करे, कोई आदमी विरोध नहीं करे। एस्मा लगा के इन्होंने ये दिखा दिया है कि दबाना चाह रहे हैं। आज अगर मेट्रोपोलिटन सिटी को छोड़ दिया जाए, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वहाँ तो कुछ खबर भी मिल रही है, पर छोटे छोटे शहर में न्यूज़ को दबा दिया जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा है। मीडिया में भी इसकी बात नहीं चल रही है। आप देखिए कि गरीब वर्ग हो चाहे मध्य वर्ग परिवार हो, इस महंगाई का बम उनके सर पे गिर रहा है। आम आदमी के जेब से अगर 1 रुपया भी निकलता है, यानी 140 करोड़ की आबादी में, तो समझ लीजिए कि ये आपका 3 लाख करोड़ का नुकसान आम आदमी को होता है उनकी जेब से। जिस तरह जो नीति बनाया गया कि पहले 14 दिन, फिर 21 दिन, फिर 25 दिन के गैप में ही आपको सिलेंडर लेना है, ये किस तरह की नीति है? आज हमारा विदेश नीति ठप हो गया है, हमारी महंगाई चरम पे जा रही है, डॉलर का मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है।
आज इजराइल और अमेरिका मिलके और ईरान की वजह से आप देखिए कि किस तरह हमारा नुकसान हो रहा है। हम अपने देश का स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, हमको किसके साथ रहना है, किस तरह से हम कमजोर दिख रहे हैं। ये देश का इमेज क्रिएट कर रहा है। एक प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का इमेज क्रिएट करता है। ये जो अमेरिका हमें बोल रहा है कि आपको 30 दिन तक का छूट है एलपीजी लेने के लिए, कि क्या वो एहसान कर रहे हैं हम पे? ये हमारी नीति होनी चाहिए कि हमें किससे तेल लेना है, नहीं लेना है। रसिया हमें कम दामों में तेल दे रहा था, हमें कम दामों में एलपीजी दे रहा था। आज ट्रंप हमें बोलता है कि कहां से हमें तेल लेना है, कहां से एलपीजी लेना है। तो इस तरह से आप देखिएगा किस तरह से 60 रुपये का इजाफा हो रहा है डोमेस्टिक सिलेंडर पे, और कमर्शियल 115 रुपये का सिलेंडर। और आप देखिएगा कि खासकर होटल एसोसिएशन पूरे देश में उन्होंने विरोध कर दिया है कि महंगाई को लेके हो सकता है कि उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ेगी। छोटे छोटे जो व्यापारी है, ठेले टुमचे, वो कमर्शियल सिलेंडर चलते हैं, 1 और 2 सिलेंडर से उनकी काम नहीं बनेगा। आज महंगाई जो बढ़ रही है, ये आम आदमी इससे परेशान हो गए। पूरे देश में हाहाकार है, पर कहीं दिखाई नहीं जा रहा है, छिपाया जा रहा है। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। चलिए दीनदयाल जी का रुख करते हैं। दीनदयाल जी, एक चीज़ जो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप मुझे वहाँ ले गए। कांग्रेस से जो आप कंपेयर किए थे पहले सवाल के जवाब में, ऐसा नहीं कि ये हालात पहली बार हुए हैं विश्व में, इससे पहले भी हुए। कांग्रेस शासनकाल में भी हुए थे। उस वक्त जो था, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने क्या किया था कि सब्सिडी बढ़ा दी थी। हालांकि इसका फल ये हुआ था कि जनता को तो राहत मिल गई थी, लेकिन सरकार पर बोझ बढ़ गया था। अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है कि बाजार के हवाले कर दिया जा रहा है। सिर्फ अगर एलपीजी को हटा दिया जाए, डीजल पेट्रोलियम पर सब्सिडी का प्रावधान नहीं, एलपीजी पर है, तो ये कितना जायज़ है? उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है कि भाई उस समय की सरकार जो है जनता को राहत देने के लिए खुद पर, सरकार पर बोझ बढ़ा ले रही थी सब्सिडी करके, और ऐसे ही काबू किया गया था हालात को। ये पर्टिकुलर युद्ध अगर लंबा चल गया तो आप जो अभी बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि नई प्रॉब्लम होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ रहे हैं दीनदयाल जी। देखिए इब्राहिम जी, हम लोगों की एक पॉलिसी बनी थी कि तेल को, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम लोग को इसलिए बाजार के हवाले कर देना है कि जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुतायत होगा तो वो रेट घटेगी। और अगर किसी कारण से, चूंकि ऐसा वातावरण ये कभी कभार ही बनता है जैसा अभी पूरे विश्व का बना हुआ है, तो निश्चित तौर पे जब बाजार के हवाले रहेगा कोई चीज़, थोड़ा अगर आप महंगा खरीदेंगे तो थोड़ा महंगा बेचना, लेकिन महंगाई से जनता त्रस्त नहीं है। मैं फिर से बात बता रहा हूँ, चूंकि ये 80 रुपया अगर बढ़ा है तो निश्चित तौर पे किसी का जेब लगा है। जी, मैं भी आम जनता हूँ, मैं महंगाई से त्रस्त नहीं, मैं आपको, अरे भाई आप भी त्रस्त हैं, और जरूर सबको त्रस्त का मुझे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक बार मुझे मेरा शब्द पूरा कंप्लीट। मैं इस बारे में बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है तो जनता को महसूस होता है कि हो सकता है भाई कहीं 100-200 रुपया महंगा मिलेगा, परंतु यह जो क्राइसिस किया जा रहा है, लाइनें लगाई जा रही है और लोगों को जो तकलीफ दे रही है, ये ज्यादा तकलीफ दे है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि स्टॉक का भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप एक चीज बताइए, कल के दिन में कोई सामान किसी दुकान में 6 पीस रखता था, दिन भर में 2 कस्टमर आते थे, 2 बिकता था, फिर 6 पीस ले आता था दुकानदार। अचानक अगर सारे कस्टमर को लगेगा कि हम 12 पीस खरीद ले, हम 6 पीस खरीद ले, तो वो एक टेम्प्रोरी बेस पे दिक्कतें आएगी। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर जनता को और जो भी मेरे व्यापारी वर्ग हैं, अगर सब को मिलकर थोड़ा देश के साथ रहें तो मुझे लगता है ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है, और पर्याप्त स्टॉक है। जब हमारे पास, आप समझिए, जब हमारे पास एक 60 दिन का बफर स्टॉक भी है ना, और साथ ही साथ 3 जगह से मेरा अभी जो स्टॉक है वो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर, ये 3 जगह का स्टॉक अभी तक निकाला भी नहीं गया है, जो वहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है अभी,
वो करीब करीब 12 से 15 दिन का स्टॉक है जितना हमारा खपत होता है। 18% का गैप हो गया। आप अपने मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, स्टॉक पड़ा हुआ मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो 18% दिक्कत हो रही है जो ईरान और इजराइल युद्ध के लिए, नंबर 1 तो उसके लिए भरपाई का पूरा प्रयास भारत कर रहा है कि कहां से लेना है। और भाई साहब ऐसा है कि विदेश नीति पर हम इसलिए नहीं जाएंगे कि यहाँ पे बैठे हुए शायद तीनों प्रवक्ता को कितना इस पर ज्ञान है और कितना इसमें नहीं अरे मुझे सब अरे आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। अरे आप अपना ज्ञान, आपके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है तो आप क्या बात कर रहे हैं? आप अभी बोल रहे हैं इंदिरा गांधी ने ऐसा निर्णय लिया, इंदिरा गांधी ने देश को इमरजेंसी में झोंक दिया था। आपको पता है आप उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। और आप अपने दादाजी से पूछिए, आप अपने पिताजी से पूछिए कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था इस देश के साथ। इसलिए आपको अभी कांग्रेस इसलिए अच्छा लग रहा है ना, आपको कांग्रेस इसलिए अच्छा लग रहा है। जब कांग्रेस वहां से बिहार से दुत्कारा था तो आप ही के लोग यहाँ पे हालत खराब कि कांग्रेस बेईमान है, कांग्रेस ये है। आपके गुरुजी क्या बोलते थे कि सबसे दोस्ती करना ये कांग्रेस से मत करना, ये धूर्त है पार्टी। और क्या बात कर रहे हैं आप टीवी में बैठ के? तो ये जो बात है, सुनिए ठीक है मेरा अरे यार अरे भाई मेरे ऐसा इसीलिए तो मैंने कहा कि जो विदेश नीति है आप उसको रहने दीजिए। कब क्या कहना है, कब क्या कहना है और क्या करना है ये मोदी जी को भी पता है, देश को भी पता है। देश की जनता परेशान है, यहाँ की सरकार अगर साथ दे। देखिए जब टीवी पे आके अगर आपदा मंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसा आपने अभी दिखाया, तो कम से कम वो तो संजीदगी से बात करें। उनको तो यह बात करना है कि कोई भी लोग इसका नाजायज फायदा नहीं उठाए, तो उल्टा टाइप का बात कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है झारखंड में, खास करके झारखंड में, कि ये सरकार चाहती है कि ये ऐसी दिक्कत हो जनता को, ये सरकार चाहती है। अब तो ऐसा लगने लगा चूंकि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं सिर्फ इतना इब्राहिम जी कि यह संकट कोई संकट जैसी नहीं है, आप निश्चिंत रहें। 150 करोड़ देशवासियों को मोदी जी का, बीच में मत बोलिए नहीं तो मैं बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, आपका समय आएगा। तो इसलिए मैंने आपके समय में एक शब्द भी नहीं कहा था। मैं अभी अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, आप भी बीच में बोलिए, मैं आपका समय आएगा तो आप भी बोल लीजिएगा। लेकिन मैं इतना ही चाहता हूं कि आप भी डिबेट को अच्छे से डिबेटिंग होने दें। नंबर 1 और दूसरी बात, आप जो आप अपील कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप बता दें कि कैसे संकट नहीं होगा। क्या तो मैं बोल रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि भरोसा रखिए। हम भरोसा का बात नहीं बोल रहा हूं इब्राहिम जी, मैंने अभी 3 जगह की आपकी बात बताई। तो मैं तो 3 जगह का कह रहा हूं कि 18% आप खुद कह रहे हैं कि हम बैकलॉग में चल रहे हैं। 18% फिर आप रिजर्व करके रखें तो रिजर्व करके क्या फायदा है? आप पहले समझिए तो ये 60 दिन का बफर स्टॉक मेरे पास है। अभी युद्ध का 7 दिन हुआ है, ठीक है ना, या 8 दिन हुआ। अब आप बताइए 8 दिन का में जो हमारे पास स्टॉक है वो तो 60 दिन का है, तो 60 दिन में 52% रह गया। अरे पहले अरे यार आप ही बोल लो यार, अगर आपको इतना जानकारी है तो आप ही बोल लीजिए। हमारे साथ बने विद्वान मैं हूँ, भाजपा के लोग विद्वान है, जेएमएम के लोग कितना विद्वान है सबको पता है, पूरा देश को पता है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर एक साथ मिलकर 28 फरवरी को हमला किया था। ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब युद्ध शुरू होने के 10 दिन बाद इसका असर दिखने लगा है। भारत में इस भयंकर जंग का असर चूल्हे में चिंगारी के तौर पर नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध का कहर जारी है। एलपीजी की किल्लत से शहर शहर परेशान है। भुवनेश्वर में रात से कतार में लोग नजर आए। दक्षिण भारत के होटलों को नहीं मिल रहा है कोई सिलेंडर। छत्तीसगढ़ में सिर्फ अस्पतालों को मिल रहा है कमर्शियल सिलेंडर। पुणे में गैस शब्दाग्रह बंद कर दिया गया। 50,000 रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। 9 राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद है। ये नज़ारा है राजधानी रांची के कोकर का, जहाँ गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने वालों की इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई। सड़क पर जाम लग गया। स्कूल, बस, एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां जाम में फंस गई। तेल कंपनियों ने पहले कहा था कि 70 दिनों तक युद्ध चला तो हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के 10वें दिन कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग रोक दी गई है। एक्चुअली वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें 5 मार्च को केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंतर्गत
एलपीजी की कमी को देखते हुए और डोमेस्टिक जो कनेक्शन है उनको कोई परेशानी नहीं हो, तो इंडस्ट्रियल यूज के जितना भी जो हम लोग प्रयोग कर रहे थे उस पर रोक लगा दी गई। वो संपूर्ण भारत में ही रोक लगी है, लेकिन इंडस्ट्री का जो एलपीजी का पर्पस है वो मात्र 1% है। 99% एलपीजी डोमेस्टिक यूज में ही होती है। केंद्र सरकार ने देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि घरेलू गैस की बुकिंग की अवधि 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है, लेकिन हकीकत यह है 25 दिन बाद भी 2 लाख से ज्यादा होटलों और 9 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट को सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इसका सीधा असर असंगठित क्षेत्र के 30 लाख लोगों के रोजगार पर पड़ा है। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर एक ऐसा चीज़ है कि इसके ऊपर कम से कम 10-15% इंडिया का पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। खाने वाले से लेके बनाने वाले से लेके खाने वाले, तो अगर ये मिलना बंद हो जाएगा तो लोगों को थोड़ा दिक्कत तो हुई, बहुत दिक्कत। अभी जैसे टाटा में कल करीब 15 से 20% इंडस्ट्री बंद हो गई है ड्यू टू एलपीजी, क्योंकि 19 kg के बंद ही हो गया तो मिलेगा कहाँ से। गैस सप्लाई न होने से अब तक मुंबई के 20% होटल बंद हो चुके हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो अगले 2 दिनों में 50% होटलों पर ताला लग सकता है। होटल व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की। रेट बढ़ने से तो परेशानी तो होती ही है मैम, बट हमें तो होली में भी नहीं मिला, क्योंकि 2 बार कॉल किए तो बोला गैस सिलेंडर आए ही नहीं, तो कहाँ से देंगे। करम चौक से हम लोग हैं, और अभी भी उससे भी जैसे कि केवाईसी नहीं हुआ है, इसी बात इसकी वजह से आए हैं। नहीं मिल रहा तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होती है। बुलाने पर भी बोला कि नहीं अभी नहीं है, हम कहीं और हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, तो ब्लैक में हम लोग को लेकर अपने काम चलाना पड़ेगा। त्यौहार का दिन है तो बिना गैस का तो कुछ उपाय है ही नहीं। हाँ, और ज़रूरी है, परिवार वाले लोग हैं तो ज़रूरी है। बिजली उत्पादन से खाद बनाने तक, कार में सीएनजी, पाइप में पीएनजी, सिलेंडर में एलपीजी, गैस अपने हर रूप में हमारी और आपकी जिंदगी की बड़ी जरूरत बन चुका है। हमारे देश में गैस के 33 करोड़ 20 लाख को भुगतना है। 33 मिलियन टन की हमारी सालाना जरूरत का 90% खाड़ी देशों से आता है। युद्ध लंबा खींचना हमारे लिए बुरी खबर है। अमेरिका ईरान युद्ध का असर अब भारत के शहरों में भी साफ दिखाई देने लगा है। रांची समेत कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतार लग रही है और कमर्शियल सिलेंडर की कमी से होटल और रेस्टोरेंट का काम प्रभावित हो रहा है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो इसका सीधा असर लाखों लोगों के रोजगार और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। कैमरामैन राकेश के साथ महक मिश्रा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो आम जनजीवन पर कितना असर पड़ रहा है इस रिपोर्ट के जरिए आपने बाखूबी समझ लिया होगा। हम वापस मेहमानों का रुख करते हैं, अनिता जी का रुख करते हैं। अनिता जी, जब आप लोग सरकार में थे उसका उदाहरण भी मैंने दिया कि ऐसी स्थितियां जब आई थी तो सब्सिडी पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, हालांकि सरकार पर बोझ बढ़ता था। लेकिन अब बाजार के हवाले, जिसकी वकालत भी कर रहे थे दीनदयाल जी, बाजार के हवाले करना कितना जस्टिफाइड है? क्योंकि बाजार के हवाले जब हम करते हैं, किए हैं, तो सिर्फ अप देख रहे हैं, डाउन हमने बहुत कम देखा है। 2023 से अगर आंकड़े उठाएंगे, 2023 मार्च में 50 रुपये, 24 में 50 रुपये, 25 में 50 रुपये और इस बार 26 में मार्च में 60 रुपये बढ़ गए। तो लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। तो आज चलिए एक रीज़न है, इससे पहले भी रीज़न नहीं थे कि युद्ध नहीं है, वैश्विक संकट नहीं, फिर भी दाम तो बाजार के हवाले करके बढ़ते ही जा रहे हैं। जी, इन्होंने कहा, और हम अच्छा होता कि पूरी तरह से बाजार के हवाले होता। अगर पूरी तरह से बाजार के हवाले होता इब्राहिम जी, तो जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई, पर गैलन कम हुई, तो कीमत कम हो जाना चाहिए था। कभी आप बता सर, आपके बात समय हम नहीं बोले हैं। नहीं, आपने कितना, आप मत बोलिए ना। फिर वही नहीं, फिर आप क्यों बोल रहे हैं मेरे समय में? आपके समय में हम बोले क्या? नहीं बोले ना। आप बात रखिए, ठीक है। तो जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई, आप कितना ये कम कर पाए, ये सब जानता है। और मजे की बात ये है कि भारत ही श्रीलंका में भी और भूटान में तेल का सप्लाई करता है। आप वहां का रेट जान लीजिए और भारत में तेल जो बिक रहा है उसकी बात कर लीजिए। फिर ये कह रहे हैं कि भाई सामान गैस सिलेंडर पर इनका बड़ा अच्छा बयान आया कि जब ज्यादा बिक्री होता है तो उसका दाम बढ़ सकता है। तो इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है क्या? वो टमाटर और आलू है क्या? गैस और तेल को भी हम टमाटर और आलू समझ लें क्या? कि कभी भी इस पे कोई सरकार का मतलब किसी चीज पे कंट्रोल ही नहीं है। न्यूज में क्या चल रहा है उस पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। वो भारत में आपाधापी मच गया, उस पे कंट्रोल नहीं है। तेल की कीमत कैसे बढ़ जाएगा, गैस सिलेंडर कालाबाजारी होगा, उस पे इनका कंट्रोल नहीं है। फिर कंट्रोल किस चीज पर है ये भी बता दीजिए। आपने कहा
कि आपदा मंत्री किस तरह से बात कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि कम से कम बात तो कर रहे थे। प्रधानमंत्री तो बोल ही नहीं रहे हैं, जहां बोलना भी चाहिए वहां भी नहीं बोल रहे हैं। आप एक बार आकर के बोल दीजिए कि देश की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, हम हर समय आपके साथ खड़े हैं, न तेल की किल्लत होगी न गैस की किल्लत होगी, देश में आपाधापी बंद हो जाएगा और जो भी कालाबाजारी करे उसको कड़ा दंड देंगे। ये बात और है कि उसमें भाजपा वाले पकड़े जाएंगे तो छोड़ दिए जाएंगे, ये बात अलग है। बात यह है कि कह रहे थे कि ये शायद झारखंड की सरकार ऐसा कराना चाहती है। अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही देख रहे थे कि पुणे में, छत्तीसगढ़ में, बिहार और महाराष्ट्र में किसकी सरकार है जहां आपाधापी मचा हुआ है। क्या हम इसको भी कह देंगे कि झारखंड की सरकार ऐसा करवा रही है? तो बचने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं। और ये भी बात सच है कि हम भाजपा के लोग कितने विद्वान हैं नहीं पता, लेकिन तेज तो बहुत हैं। और इस समय किल्लत के समय में अगर प्रधानमंत्री जी जो नाली से गैस बना रहे थे वो बना देंगे तो हमको पूरा भरोसा है कि पूरे भारत में गैस की किल्लत नहीं होगी और मुझे भी लकड़ी और कोयठा चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम फिर कहेंगे कि हमारे देश जब इतना मजबूत नहीं था, वियतनाम पर अमेरिका गोलीबारी कर रहा था, तब भी हम विरोध किए थे। इंदिरा जी ने विरोध किया था। 71 में बांग्लादेश को जब आजाद किया जा रहा था, अमेरिका इसके विरोध में था और इंदिरा जी उसकी बात नहीं सुनी और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। हिंद महासागर, अभी जब मनमोहन जी थे, इराक पर आक्रमण किया था अमेरिका, उस समय मनमोहन जी जो कि मौन रहते थे, जिनके मौन होने का बहुत भारत में विरोध और बहुत तरह की बात बनाई जाती थी, वो मौन रहने वाला व्यक्ति भी उस समय मुंह खोला और बोला कि ये जो इराक पर आक्रमण किया है अमेरिका वो गलत है। लेकिन आज हम कहाँ हैं? जब ईरान का यहाँ से नाविक जब विदा हो रहे थे भारत झंडे के साथ, सलामी दे करके हिंद महासागर में उन नौका गया, उस पर हमला कर दिया गया। लेकिन हमारे 56 इंच के जो प्रधानमंत्री का सीना वाले प्रधानमंत्री है, विश्वगुरु, वो मौन रह जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफी शर्मनाक बात है कि हम ऐसे मुद्दे पर, जब विश्व हमारे ओर देख रहा हो कि हम शांति प्रिय देश हैं और निष्पक्षता से अपनी बात निडर होकर कहते हैं, वहां हम चूक रहे हैं। और ये हमारे मजबूत भारत के लिए, माने मजबूत भारत के कमजोरी को दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। मैं इस मंच से एक भारतीय होने के नाते और जिस भारत पे हमें गर्व है, भारतीय होने पे गर्व है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूं कि अभी भी कम से कम ईरान के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर मुंह खोलें, वेनेजुला के राष्ट्राध्यक्ष को जिस तरह से किडनैप किया गया उस पर मुंह खोलें और विरोध दर्ज करें, वरना हमारी भी स्थिति किसी दिन ऐसी ना हो जाए। ये सोचने की बात है। और निष्पक्षता से कहने का यही होता है कि जब भी कोई गलत हो तो उसको अगर हम गलत कहते हैं, तो जब हमारे साथ भी अगर कभी भी, ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन गलत होगा तो हमारे साथ वो देश खड़े होंगे। जैसे आप अपने अभी कहा कि ईरान हमारे साथ खड़ा था, तो ऐसी स्थिति में हमें निष्पक्ष होकर के जो सच है उस बात को कहना चाहिए। और भारत सक्षम है, आज बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे समय में अगर भारत स्टैंड नहीं लेगा तो कब लेगा, ये सोचने की बात है। चलिए दीनदयाल जी, अनीता जी ने जो कहा, चलिए स्टैंड की वो बात करें। स्टैंड की अगर हम बात ना करें कि भाई ठीक है फॉरेन पॉलिटिक्स है भाई, हमको सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन देशवासियों के लिए जो कहा अनीता जी ने, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री अगर अपना वीडियो मैसेज या ऑडियो मैसेज जारी करके, जो आप कह रहे हैं, तो जो ये हाहाकार की स्थिति है, जो काला बाजार जी, ऐसे समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, काला बाजारी की जो अपने आप बंद, जब देश का प्रधान बोल रहा है कि भाई कोई संकट नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली, या फिर व्यवस्थाएं नहीं की, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं भी दे, हम सक्षम है इस दौर से निपटने के लिए, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इब्राहिम जी, देश को विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति भी, जो भी परिस्थिति आई है, उस परिस्थिति से भी अगर अच्छे ढंग से कोई निकाल सकता है तो हमारे मोदी जी निकाल सकते हैं। अब रह गई बात कि हमको स्टैंड कैसे लेना है। मोदी जी अब राजद और जेएमएम से सीख लेकर नहीं करेंगे। 150 करोड़ देशवासियों को उन पर विश्वास है और 150 करोड़ देशवासी को पता है
कि मोदी जी हर संकट से कैसे निकालते हैं और कितने अच्छे ढंग से वो फिर से निकलकर और वापस उसी स्टैंड पे क्लियर हो जाता है। नंबर 2, नंबर 3 देखिए जो इन्होंने कहा मैं नहीं जाना चाह रहा था दीनदयाल जी बहुत सारे ऐसे फैसले हुए। देखिए अगर जब हम इतिहास खंगालने लगेंगे, नोटबंदी एक अच्छे इरादे के साथ किया गया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो हुआ, कौन उसका भोगी हुआ? देश की जनता हुई, देश की आवाम हुई। अनीता जी कुछ ऐड करना चाह रही है अगर कम शब्दों में? वही हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हम पूरे भारतीयों को, जबकि ये भी रॉन्ग है, 30% भारतीयों को ही उन पर भरोसा है। ठीक है कि लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर है, ठीक है, लेकिन नोटबंदी के समय क्या हुआ और आज क्या काला धन नहीं है देश में? आए दिन ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, नोटबंदी के बाद तो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, दूसरा कोरोना काल में यही प्रधानमंत्री थे ना, क्या थी देश की स्थिति? रोड पे चलते चलते बच्चा जने हैं लोग, रोड पे चलते चलते छोटे छोटे बच्चे मर गए, रेल की पटरी पे चलते हुए लोग मर गए, आपाधापी मचा हुआ था पूरे देश में, खाने को लेकर के, सामान को लेकर, दवा को लेकर के। तो ये प्रधानमंत्री जी किस क्षेत्र में फेल नहीं हुए हैं मुझे बता दीजिए। पुलवामा में फेल हो गए। आप बोले थे कि सीमा सुरक्षित रहेगी, सीमा सुरक्षित रहा क्या? पुलवामा से लेके पहलगांव तक आप बिल्कुल ये रहे, कमजोर पड़े। उसके बाद अगर हम कहें विदेश नीति में आप कमजोर हैं, महंगाई में आप पिछड़ गए। आप कहां कहे थे अब की बार मोदी सरकार अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल कम होगा, बोला गया था कि टैक्स एक होगा, टैक्स बढ़ गया सब चीज पर। किस चीज में हम मोदी पर भरोसा करें? और बात यहाँ एक राजद, भाजपा, कांग्रेस और इसके लिए नहीं बैठे हैं आज आप बात कर रहे हैं जनता की। हम जनता की तरफ से सवाल कर रहे हैं। आप राजद पर ला करके जनता के सवालों से मत बचिए। वहां जनता आपसे सवाल कर रही है कि हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, अब पर्व आने वाला है, क्या कर रहा है? तो हम जनता की तरफ से आपसे सवाल कर रहे हैं। चलिए आप इसको मत बचिए कि राजद कर रहा है और या राजनीति करके बच के निकल जाइए। चलिए जवाब ले दो। भ्रष्टाचार की बात अगर राजद करे, जिसका पूरा का पूरा परिवार, वही चीज यही तो ठीक हुआ कि आज राजद के परिवार सब बेल पे है, पूरा का पूरा इनका जो सारे लोग हैं बेल पे हैं। क्यों बेल पे हैं? तो वही भ्रष्टाचार को खत्म करने का उन्होंने किया। और जब उन्होंने भी आगे आया तो आज सारे लोग जेल में थे, फिर बेल पे आए हैं। आज यही चीज के लिए आज जेएमएम भी जेल गया, फिर बेल पे है। तो ये सारे कांग्रेस राजूराव कांग्रेस है, इसीलिए तो मैंने कहा, साथ में मैंने कहा कि इब्राहिम जी क्या है, आज की जो बातें हैं इसको चाहे आप जिस रूप में घुमा लीजिए, घुमाने से कोई, अगर आज कोविड का पूरा का ये हालत देखिए, तो अगर मोदी जी ने वो टीका नहीं बनवाया होता तो आज करोड़ों लोग कहां के कहां जाते। और आज वो टीका के कारण हमारा ही देश नहीं, आसपास के करीब 10 देशों को हमने फीड किया, जिसके कारण पूरे विश्व में हमारा एक स्थान बना है। तो आप इस तरह से बात, अब फेल आपको बोलने से थोड़ी फेल। 150 करोड़ जनता जब मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को अगर शीर्ष पर रखना चाह रही है, तो राजद का ऐसा बोलने से कुछ होने वाला थोड़ी है। वो अपना भत पिटा रही है बोल कर, तो बोलने दीजिए, वो उनका यह स्टैंड है। लेकिन मैं फिर से आपके विषय पे आता हूं, और उस विषय पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूरी तरह, आज मैं आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप धैर्य रखें और आप होड़ न मचाएं। किसी भी हालत में देश में कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। और जहां तक हो रही है दीनदयाल जी, इसीलिए तो मैं नहीं हो रही है नहीं, अरे ये मैंने पहले भी कहा। अच्छा चलिए, हम झूठ बोल रहे हैं, अनीता जी झूठ बोल रही है, कोई झूठ नहीं बोल रहे, टीवी पे जो आम जनता बोल रही है। अरे मैं वही तो मैं क्लियर कर रहा हूं कि यह सिर्फ फैब्रिकेट किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग ऐसे आपदा के समय में जो भी लोग अवसर ढूंढ रहे हैं उसे चिन्हित किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। बशर्ते, देखिए राज्य सरकार का भी काम है कि जब ऐसी संकट आए तो आपको मिलजुल कर साथ देना है, जनता को एक भयावह स्थिति में नहीं लाना है। ऐसा नहीं है कि भाई ये केंद्र का है, कल कोई भी बात बोले तो राज्य का है, ऐसा नहीं चलता है। हम दोनों का ये परम कर्तव्य है कि जनता को जो भी दुविधा हुई है, जनता को दुविधा हो रही है, जनता में जब भी कोई ऐसा वातावरण बन रहा है, अरे अभी तो कोई स्थिति ही नहीं है। हाँ, जो रेट बढ़ा है, मैं उसके लिए फिर से कह रहा हूं कि चूंकि जब बाजार को कोई चीज़ सौंपा जाता है तो बाजार में अगर रेट में थोड़े बढ़ोतरी हुए हैं
तो रेट बढ़ोतरी हुआ है, आप निश्चिंत रहें। जब कम होता है तो कम भी किया जाता है। यह बात बढ़ोतरी की तो बात इन्होंने कई बार कह दिया, लेकिन जब जब कम हुआ इन्होंने नहीं कहा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। विपक्ष तो नहीं हुआ है, विपक्ष का काम ही नहीं, विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष का काम है और विपक्ष कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नहीं, फिर भी आप बीच में बोल रही हैं। अभी तो आपने बहुत आदर्श नहीं, ठीक है दीनदयाल जी, चलिए मेरे ठीक है दीनदयाल जी, कहना है जब आप कह रहे हैं ना हैवोक नहीं बनाया जाए। और मैं राज्य सरकार से भी अपील करता हूं कि कृपया ऐसा बयानबाजी न करें जिससे जनता को थोड़ा ज्यादा परेशानी हो। अभी भी हमारे दरकिनार कर दिए ना राज्य सरकार को, नहीं सुनेगी जनता, नहीं किया जाए। जनता देश की सरकार को सुनेगी। जो हम कह रहे हैं लगातार एक मजबूत संदेश अगर दे दें तो काला बाजारी तो खुद रुक जाएगी। हरदीपुरी जी इतना बढ़िया से उन्होंने टीवी पे आके कहा है, अब हर बात के लिए जो वो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने कह दिया। आप समझिए, थोड़ा बात को समझना चाहिए सबको। और ये बात और अच्छा, ये बात नहीं है क्या कहा हर बात को वही बोले, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करके रिफाइनरीज उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है, यही ना कहा है इब्राहिम जी। जब जैसा वक्त आएगा जरूर वो हालात के अनुसार कहा जाएगा। और रह गई फिर से विदेश नीति की बात, तो विदेश नीति हमारा भारत का एकदम क्लियर है। हम बुद्ध के देश हैं, युद्ध के देश नहीं। चलिए राज साहब, कितना जस्टिफाई हो पा रहे हैं? मैं आज भी बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, लोकतंत्र खतरे में है। गलत बोल रहे हैं आप। जिस तरह आप इनके शासित प्रदेश में हालत क्या कर दिया है? इनके शासित प्रदेश में जनता क्या हालत कर दिया है? क्या झारखंड में झारखंड का हालत ऐसा है। आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। देखिए बात करने नहीं सकेंगे, बोलने नहीं सकेंगे कि मेरे समय में भी आप कहिए, तो आप झूठ बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। आपके शासित प्रदेश में भी आम जनता परेशान है सिलेंडर को लेके। जनता तो आप तो बात करने नहीं सकेंगे, आप तो अर्गुमेंट बात करेंगे। आप 3 करोड़ जनता से क्या वादा करके आए थे? अच्छा ये अच्छा ठीक है। अच्छा दीनदयाल जी, अच्छा ठीक है, आप डिस्टर्ब करना था, आपने डिस्टर्ब किया। ठीक है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जो कह रहे हैं, पहले तो हम लोग मुद्दे से हट रहे, मुद्दा हमारा झारखंड। पहली बात। दूसरी बात है कि अगर आप झारखंड पे बोल रहे हैं तो झारखंड पे जनता तो आपको विपक्ष में बैठा रही है ना। नहीं, विपक्ष में रहना तब तो ये माना जाए कि नहीं, तब तो ये माना जाए कि ये कहीं है ही नहीं हमारे देश के हिसाब से, तो इनको बोलने का भी हक नहीं है। तब तो ये बोलना चाहिए आपको। देश की जनता, नहीं, देश की सत्ता की चाबी देश की जनता ने सौंप रही है। सुनिए, देश की जनता में विपक्षी भूमिका में कांग्रेस को रख रही है, इसीलिए तो वहीं पर ये देश राज्य में वही स्थिति है। नहीं, इब्राहिम जी आपको समझना पड़ेगा कि जब आपने ये कहा कि देश ने हमको, राज्य ने हमको विपक्ष में बैठाया, तो इसका मतलब हमको बोलने का हक नहीं है। तब तो इनको एकदम जनता ने आपको नकार दिया, आपसे त्रस्त है। आज करीब 700 सांसद में इनके हाथ से। अच्छा चलिए दीनदयाल जी, मुद्दा पे दीनदयाल जी, मुद्दे पे गलत है। राज साहब, मैडम आ रहे हैं आपके पास। बोल रहा हूँ लोकतंत्र खतरे में है। किस तरह इनके शासित प्रदेश में भाजपा प्रदेश शासित प्रदेश में जिस तरह लोग हालत पूरे देश हाहाकार कर रहा है, देश में तहलवानी हो गया है, सिलेंडर की महंगाई में। दीनदयाल जी थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। आपने बदला ले लिया डिस्टर्ब करके। नहीं, मैं बदला नहीं लिया। कभी भी डिबेट जैसा रहने दिया जाए, सबका अपना अपना। अच्छा चलिए, आपने सबक सिखा दिया, ठीक है ना। जब ये लोग अगर समय तोड़ेंगे तो कोई बात नहीं। चलिए हो गया, चलिए काम है, चुप हो गया। राजी चलिए राजी। मैं आज भी बोल रहा हूं, पूरे देश की लोकतंत्र खतरे में है। अरे आप विषय पे आइए ना, आप देश को छोड़िए ना। देश में क्या है, देश को पता है, मोदी जी को भी पता है, 150 करोड़ जनता को पता है। आप काहे को जबरदस्ती का मोदी जी तो महंगाई मैन हो गए हैं, महंगाई मैन मोदी, मोदी सरेंडर कर दीजिए। अच्छा चलिए दीनदयाल जी, डिबेट खराब हो रहा है। चलिए डिबेट खराब मत कीजिए, चलिए मैडम। अच्छा चलिए दोनों आप लोग आपके पास जवाब देने के लिए। अच्छा दीनदयाल जी इतने सीनियर लीडर है, आप इस तरह से बिहेव कीजिएगा, डिबेट खराब मत कीजिए। बहुत चलिए हो गया ना, उन्होंने किया था, आपने जवाब दे दिया ना, चलिए मैडम। अच्छा हो गया चलिए मैडम सब्जेक्ट पे आते हैं जी। इन्होंने कहा लालू जी का घोटाला याद किया, लेकिन हम घोटाले का एक लिस्ट मेरे पास भी है
कि एक घोटाला 20 साल के 15 साल के शासन का एक घोटाला इनको याद है, और इनका घोटाला हेमंत बिस्वा शर्मा, हार्दिक पटेल, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, अजित जी रहे नहीं, अजित पवार, अशोक चौहान, शिवराज सिंह, तापस राय और अनंत घोटाला इनका हुआ। बोल दीजिए एक बार लिस्ट। अपना वाला भी आप बोल दीजिए। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? आप बोले ना, आप राजद के, आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आप बोलिए ना, आप चुप हो जाइए और तो और छोड़ दीजिए। मोदी जी वोट ट्रांसफर करने पर ट्रंप से लिए पैसा, वो ट्रंप बोला तो एक बार बात है, ये आप यही मोदी जी एक बार मुंह खोल के तो बोलते, ट्रंप झूठ बोला, ट्रंप झूठ बोल रहा है। एक बार मोदी जी रुक जाइए, ट्रंप एक बार झूठ बोल रहा है, यही मोदी जी कह देते कि वो ट्रंप झूठ बोल रहा है। आखिर किस कारण से हम ट्रंप के पीछे पड़े हुए? वो एप्स्टीन फाइल है या अडानी का फाइल है, ये भी हमको समझने की जरूरत है। मोदी जी उस पर भी एक बार अपना देश का छोड़ दीजिए, विदेश नीति छोड़ दीजिए, अपने चरित्र पर भी तो एक बार बोल देते कि ये ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो ट्रंप जो जिसके पीछे आप पड़े हुए कि रूस से तेल लो तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, वही ट्रंप बोला कि वोट ट्रांसफर करने के लिए मोदी को हमने पैसा दिया 21 मिलियन। क्या ये भी झूठ था? अगर ये झूठ है तो क्यों नहीं मोदी जी आके कहते हैं कि ये ट्रंप झूठ बोल रहा है? मेरा सबसे बड़ा ये है। तो आप बात कर रहे हैं कि घोटाले का, उस पर आप बोलने लायक नहीं है। इसके अलावा कितने सारे बनते हुए पुल इनके शासनकाल में टूट गए, बनते बनते ही टूट गया, कितने लोगों की हत्या हो गई, उस पर आपने क्या किया? तो ये घोटाले की बात ना करें। और बात ये है कि अभी प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये कह रहे हैं कि हर बात में प्रधानमंत्री बोलेंगे, जब देश में ऐसी स्थिति है कि जनता समझ नहीं पा रही है कि हमको करना क्या है। क्या सच में तेल खत्म हो जाएगा? क्या सच में एक सिलेंडर नहीं मिल पाएगा? तो अगर ऐसे समय में भी हमारे देश के जो मुखिया हैं, चलिए जिनके तरफ हम लोग चेहरा उठा के देख रहे हैं कि कुछ तो बोलिए मोदी जी, मन की बात तो बहुत सुन लिए, जरा गैस और पेट्रोलियम की बात कर लीजिए। समय समाप्त हो रहा है। तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलने की बात है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और देश में जो स्थिति है वो उसी दिन जो स्थिति लग रहा है कि आपाधापी मचा हुआ है, सब लोग डरे समय, वो समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया। दीनदयाल जी बहुत शुक्रिया। राज साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया नक्षत्र न्यूज को, इस डिबेट को मेरे साथ फिलहाल विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।